नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। राजस्थान हिस्ट्री वाले सांगा वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, एक एक चीज पूरा समझाते हुए। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रताप। तो प्रताप के बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले जो राणा सांगा के बाद और प्रताप से पहले, तो बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। हालांकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में तो उसमें से नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम है सांगा और फिर सीधा है प्रताप। थोड़ा सा बीच के कुछ बेसिक सी बातें हैं, वो दो चार चीजें आंखों से निकाल लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक रूपरेखा बनी रहे कि किस घटना के बाद क्या क्या घटनाक्रम होता है। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी है जो आपस में जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये देखिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया था सारा कि ऊपर क्या क्या घटनाक्रम होता है और राणा सांगा की मृत्यु के बाद में क्या होता है। इनका बेटा होता है रतन सिंह सेकंड, ये गद्दी पर बैठता है, 1528 से 31 तक रहता है। इसके बाद अहेरिया उत्सव यानी जो शिकार वाला होता है उसमें मारा जाता है बूंदी वाले के साथ। इसके बाद राणा विक्रमादित्य बनेगा। और राणा विक्रमादित्य जो है, इसकी आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कम आयु है, अयोग्य भी था, और ये रहेगा 36 तक। तो इसकी जो माता थी रानी, ये कहा नाम लिखा है मैंने, इसमें ऊपर लिखा होगा रानी कर्मावती। तो रानी कर्मावती जो है वो नेतृत्व करती है, वो संभालती है सारे राजकार्य को, और बहुत अच्छे से संभालती है। बहादुर शाह का 1533 में आक्रमण होता है, लेकिन तब वो संधि करके वापस लौटा देती है। लेकिन 34 में पुनः आक्रमण करेगा रूमी खां के नेतृत्व में, और 1535 में वो इसको विजित कर लेगा। तो 1535 में मेवाड़ का दूसरा साका संपन्न होता है। देवलिया का जो ऊपर मैंने नाम बताया था, रावत बाग सिंह, जो ऊपर राणा सांगा के साथ भी युद्ध भूमि में था, तो वो उस युद्ध भूमि में जीवित रहता है बाद में भी। तो यहां देवलिया का रावत भाग सिंह है, इसके नेतृत्व में होता है केसरिया, और रानी कर्मावती जो है इनके नेतृत्व में जौहर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये विक्रमादित्य का क्या हुआ, और विक्रमादित्य का छोटा भाई था उदय सिंह, उसका क्या हुआ। तो इन दोनों को रानी ने किसी गुप्त रास्ते से पहले ही बूंदी भेज दिया था, ताकि ये दोनों जीवित रहे। और जो नेतृत्व किया था वहां देवलिया के रावत भाग सिंह ने किया था योद्धाओं की तरफ से, और रानी कर्मावती है तो इनके नेतृत्व में जौहर होता है। तो इस प्रकार मेवाड़ का दूसरा साका संपन्न होगा। तो आगे हुआ क्या अब, यहां बीच में एक छोटा सा घटनाक्रम आता है। ये मेवाड़ है, और यहां ये दिल्ली, और ये आगरा। तो जब यहां से ये गुजरात, तो जब गुजरात का बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करेगा, तो रानी कर्मावती ने सहायता के लिए किसको भेजा था, किसको बुलाया था सहायता के लिए, हुमायूं को। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि रानी जो कर्मावती के पति राणा सांगा का हुमायूं के पिता बाबर के साथ में युद्ध होता है। एक इतना बड़ा महायुद्ध था जिसके बाद में सांगा की मृत्यु हो जाती है 1530 में, सॉरी वो 1528 में, और बाबर की मृत्यु हो जाएगी 1530 में। तो जिनके बीच में इतना युद्ध हुआ, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया, वहां रानी कर्मावती उसी बाबर के बेटे हुमायूं से रक्षा के लिए भेजती है, इसको भाई मानकर कि भाई गुजरात वाला है वो मेरे पे आक्रमण कर रहा है, और आपको एक भाई मानने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, विनती करती हूं कि आप आकर के मेरी सहायता करें। और हुमायूं की कंडीशन क्या है उस समय, ये शेर शाह सूरी के साथ उलझा हुआ था। शेर शाह सूरी के साथ उलझा हुआ था हुमायूं, और शेर शाह सूरी का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी पड़ रहा था। और जब और ये इधर फंसा हुआ था, ये बंगाल की तरफ उस साइड था। और जब हुमायूं के पास अब आदमी भेजा होगा तो वो कब सूचना लेकर के गया होगा। अब उस टाइम फोन तो था नहीं कि एक फोन करके हुमायूं के नंबर निकाले और सीधा रानी जी ने बात कर ली। भाई कोई आदमी भेजा होगा घोड़े पर, अब वो कितना दूर कितने दिनों पहुंचा होगा, सूचना पहुंची होगी। अब हुमायूं शेर शाह से उलझा हुआ है,
अब ये खुद अपना मामला देखे या यहां इधर आए, हुमायूं ने इधर आने का चुनाव किया, कितनी बड़ी बात है। और इसने भी बहन मानने के नाते ये हुमायूं आता है, लेकिन ये आप देखिए कहां अपनी पूरी सेना लेकर के, और वहां से कहां कितना दूर है, कहां इधर पड़ा है ये चित्तौड़, कहां वो बंगाल की तरफ उलझा पड़ा है शेरशाह सूरी से। तो ये जब तक सेना लेकर के आता है तब तक यहां सारा खेल खत्म हो जाता है, दूसरा साका हो जाता है। हुमायूं को बहुत गुस्सा आता है, और हुमायूं जो है फिर ये बहादुर शाह को भी भगाता है इसके साथ। बहादुर शाह अपनी जान बचा के भागता है। हुमायूं ने आगे गुजरात पर भी धावा बोल दिया था, तो गुजरात वालों की तुलना में तो हुमायूं का पलड़ा भारी था। बहादुर शाह अपनी जान बचा के भाग गया, और हुमायूं जो है बाद में विक्रमादित्य, जो कि इधर ये बूंदी में आ गए थे, और उदय सिंह, विक्रमादित्य को पुनः यहां का राजा बना के चला जाता है। लेकिन बाद में हुमायूं को भी संभलने का मौका नहीं मिला, शेरशाह सूरी ने फिर संभलने का मौका नहीं दिया इसको। तो कितनी विचित्र बात है कि मतलब कोई धर्म को लेकर के या कुछ भी यहां ऐसी चीज नहीं है। और इन्हीं के जो पहले के लोग हैं, रानी कर्मावती के जो पति राणा सांगा, और उधर हुमायूं का पिता बाबर, जिनके बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ, और वहीं रानी कर्मावती हुमायूं से सहायता ले रही है, और हुमायूं आ भी रहा है एक बहन मानने के नाते। और कहां यह गुजरात वाला बहादुर शाह है, जिसको कितने वर्षों तक इन्होंने अपने यहां रखा मेवाड़ में, इसको खिलाया पिलाया, इसकी रक्षा की, और इसने राणा सांगा की मृत्यु के बाद में यहां आक्रमण कर दिया। तो कितनी महान, कितनी अच्छी चीजें देखने को मिलती है कई बार इतिहास में। तो यह दूसरा साका हो जाता है। विक्रमादित्य गद्दी पर बैठ गया, लेकिन अब चूंकि गद्दी पर विक्रमादित्य बैठ तो जाता है, लेकिन वो अयोग्य था, उसकी आयु अभी भी कम है। तो जब आयु कम है तो कोई और भी वहां ऐसा होगा। देखिए एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है कि जब भी कोई बच्चा गद्दी पर बैठता है, मैं इसका लिख देता हूं थोड़ा सा कार्यकाल जो है, 1531 से लेकर के 1536 तक, 35-36 तक है, लगभग 35-36 के आसपास का समय। जब जब कोई बच्चा गद्दी पर बैठा है, उसके आसपास वाले जो उसके रिश्तेदार, उसके घर के ही लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की है कि कैसे करके इसको हटा दो और इसकी गद्दी पर बैठ जाऊं। तो यहीं भी यही होता है। विक्रमादित्य को हटाने के कई लोग सपने देख रहे थे, और चूंकि खुद भी एक अयोग्य था और कोई काम था नहीं इसके पास में, 24 घंटा सूरा और सुंदरियां, हमारे सामने नृत्य प्रस्तुत किया जाए, हमारे सामने नृत्य प्रस्तुत किया जाए, हमारे सामने मदिरा पेश की जाए, ये 24 घंटा इसी में लगा रहता। मीराबाई थी, उनको करता था परेशान, कभी विष का प्याला भेज रहे, कभी सांप भेज रहे मारने के लिए। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि यहां मेरा हक है, और उसके भी खून में वही उबाल है जो उसके पिता के खून में था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया हो रहा होगा मैं किसके बारे में कह रहा हूं, बनवीर के बारे में। और ये बनवीर है कौन, ये इसका पिता कौन है, वास्तविक पिता, वो था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा का बड़ा भाई, जिसने भिड़ते ही राणा सांगा की आंख फोड़ दी थी, वही पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कहां गया था, सिरोही, और इसका जो था वो जीजा, उसने क्या किया था, इसके भोजन में विष मिला दिया था, वही पृथ्वीराज सिसोदिया। लेकिन बनवीर इस पृथ्वीराज सिसोदिया की किसी रानी से हुई हुई संतान नहीं है ये, इसलिए इस बनवीर को कोई हक नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि अब ये किससे संपर्क से हो गया था, पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी से संपर्क हो गया, उस दासी के संपर्क से कौन हो गया, बनवीर। और मैंने आपको पहले भी यहां वीडियो में कहा था कि किसी दासी से या रानी के अलावा अगर किसी भी महिला से, किसी राजकुमारी की या किसी राजा की कोई भी संतान होती थी, उसको कभी भी राजपाट में अधिकार नहीं मिलता था। सैनिक वैनिक बना देते थे, इससे ज्यादा उनको कोई भी राजपाट में अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन अब बनवीर के अंदर जो खून तो इसके पिता पृथ्वीराज सिसोदिया का ही है। और पृथ्वीराज कैसा था, पहले गर्दन काटता था, फिर पूछता था कि भाई साहब बात क्या हुई। तो खून तो वही है अपने पिता का, जीन आगे से आगे जाता है। जो गुस्सा, जो करार किसी व्यक्ति में है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगा वो। अब ऐसा नहीं है हमेशा ही जाए। जैसे राणा सांगा है, उनमें बहुत सी चीजें थी, बहुत से गुण थे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं इनमें नहीं थे गुण। तो वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी होता तो है ही।
ये बनवीर अपना हक मानता था, अपना अधिकार मानता था कि मैं योग्य हूं, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया का अधिकार था रायमल जी के पश्चात। अब मेरे पापा की धोखे से मृत्यु हो गई, तो मैं अपना अधिकार क्यों छोड़ूं? भले ही मैं दासी से पुत्र हूं, लेकिन मेरे में जो है मैं योग्य हूं। इसने क्या किया, एक दिन विक्रमादित्य था और इस विक्रमादित्य को इसने साफ कर दिया, मार दिया इसको तलवार से। विक्रमादित्य को मारने के बाद जो उदय सिंह है उसको मारने का प्रयास करता है। तो पन्ना धाय, धाय मां, जो धाय किसको कहते थे, जो बच्चों को पालती थी, तो पन्ना धाय जो है वो उदय सिंह के हमउम्र अपने बेटे चंदन को उसकी जगह पे सुला देती है। यह आपने सबने सुना होगा। उस मां का जी कैसा रहा होगा कि अपने बच्चे को जो है उसको सामने मरने के लिए वो दे रही है, केवल अपनी स्वामी भक्ति के कारण। तो चंदन को उसकी जगह सुला दिया। उदय सिंह के जो राजसी वस्त्र थे, कपड़े थे, वो वहां उसको पहना दिए। और बाद में जब बनवीर आता है तो कहता है कि पन्ना कहाँ है उदय सिंह, कहाँ है उदय? पहले तो यह हाथ जोड़ती है, पांव पड़ती है, वो नहीं मानता। तो फिर जहां चंदन सो रहा होता है वहां इशारा कर देती है और वो चंदन को काट देता है तलवार से, और ये अपनी आंखों से देखती रह जाती है, खून का घूंट पी के रह जाती है। और बनवीर जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। तो फिर इस उदय सिंह का हुआ क्या? इस उदय सिंह को भेज दिया गया था कुंभलगढ़, किलेदार था आशा देवपुरा उसके पास में। और वहां जाने के बाद में कुछ समय बाद में यह बताते हैं कि अभी उदय सिंह जिंदा है। तो बनवीर मेवाड़ की गद्दी पर लगभग 4 साल रहेगा। मतलब आप ये मान लीजिए लगभग 1536 से 40 तक जो है वो बनवीर ही रहेगा यहां पे। और उदय सिंह जो है वो इतना भी बच्चा नहीं था जितना कई बार टीवी सीरियल में आप देखते हैं कि छोटा बच्चा था। लगभग जहां तक आयु वगैरह इनकी मैं देखता हूं तो 10 साल के आसपास तो उम्र रही होगी, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 में। तो जब महाराणा प्रताप का 1540 में होगा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में, यहां का बादल महल है उसमें, तो कम से कम उदय सिंह की उम्र उस वक्त 14 साल तो आपको कम से कम माननी ही पड़ेगी भाई। 14-15 साल का बच्चा संतान उत्पन्न कर सकता है। जो जो भारत के अंदर जिस तरह से होता है तापमान, तो उसके हिसाब से एक 14-15 साल का लड़का जो है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है। तो 14-15 साल के आसपास तो आयु आपको माननी पड़ेगी उदय सिंह की। और अगर इतनी आयु मानते हो, और यहां घटना जो चित्तौड़ की हुई है वो लगभग 1536 के आसपास की है, तो 10-11 साल तो उम्र आपको माननी पड़ेगी यहां पे। तो लेदे के बात यह है कि बनवीर यहां पर लगभग 4 साल तक रहेगा। कुंभलगढ़ के अंदर ही उदय सिंह का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। और सबको जब पता चला कि मेवाड़ का राणा जिंदा है तो सब बहुत खुश होते हैं कि साहब हमारे जो राणा सांगा थे उनका वंशज अभी जिंदा है। और यहां यह उदय सिंह ने किसके सहयोग से किया? ये उदय सिंह तो बच्चा है भाई, उम्र 1500 देख लिया आप, जब 1536 के आसपास लगभग 10-11 साल। तो किसके सहयोग से करेगा? उस वक्त मारवाड़ के अंदर एक खूंखार व्यक्ति है जिसका नाम है मालदेव। अब मालदेव आपके तो सिलेबस में है नहीं, वरना आपको पढ़ाता कि मालदेव कितना जबरदस्त योद्धा था। और जो मैंने एक कोर्स निकाला था पर्टिकुलर राजस्थान का, आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने लिया भी है वो। और अभी आरएस का जो एग्जाम हुआ था, इतने जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं उसमें से, जिन्होंने ले रखा था और जिन्होंने अगर आरएस का एग्जाम दिया है तो आप उसमें देख लेना कि कितने क्वेश्चन आए हैं। 90% से ऊपर क्वेश्चन केवल नोट्स और वीडियो लेक्चर में से है, अगर आपने ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। वहां आपको पूरा राजस्थान था, यहां तो आपके टॉपिक हैं। तो मालदेव के सहयोग से उदय सिंह जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर, यहां उसका राज्याभिषेक हो जाएगा कुंभलगढ़ में। इसी मालदेव के सहयोग से फिर जो बाद में है 1540 में वो चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा और बनवीर की जगह खुद राणा बनेगा। तो उदय सिंह का वैसे समय देखा जाए तो 1540 से देखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि 1536 में यहां राज्याभिषेक हो जाता है कुंभलगढ़ में, तो फिर हम उसको 1536 ही लिख देते हैं। बनवीर को कोई मानता ही नहीं, कुछ गिनता ही नहीं है, लेकिन वो रहा तो है 4 साल यहां पे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं का जोहर होता है। यहां देखिए बहुत ज्यादा महिलाओं का जोहर, सबसे बड़ा जोहर यही था। 13,000 महिलाएं
और जो पहला हुआ था जौहर चित्तौड़ का, उसमें 1600 महिलाएं थी। यहां कितनी है? 13,000। देवलिया के रावत भाग सिंह और ये झाला सज्जार, तो इनके नेतृत्व में केसरिया होता है। तो मुख्य रूप से भाग सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा। विक्रमादित्य और उदय सिंह अब बूंदी भेज दिए गए थे। कर्मावती ने सेठ पदम चंद के हाथों हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, परंतु वह सही समय पर नहीं आ सका। 1536 में विक्रमादित्य का पुनः अधिकार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, वही खूंखार पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र, अब दासी का नाम है, ये कोई नाम ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो दासी पुत्र बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया। उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह को नाई दंपति किरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेज दिया। तो ये इतना सा पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। अब डायरेक्ट आपके एग्जाम में कोई, अब ये उदय सिंह सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं। कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है उदय सिंह का, लेकिन बीच में है तो जिक्र तो आता रहेगा। राणा उदय सिंह, अब ये उदय सिंह हकीकत में कौन सा है? ये उदय सिंह सेकंड है। राणा कुंभा का जो बेटा था वो था उदय सिंह फर्स्ट। तो 1537 से 1572 का समय मान लीजिए आप। मालदेव की सहायता से 1537 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। 1540 में बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया मावली के युद्ध में। मावली का युद्ध है, उसमें बनवीर को परास्त करके चित्तौड़ पे वापस अधिकार कर लेता है। अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का उदय सिंह से विवाह किया था। हालांकि विवाह उदय सिंह के भी बहुत हुए हैं और बच्चे भी बहुत सारे थे, इसके खूब सारे बच्चे थे, लेकिन यहां आपको जयवंता बाई का नाम ध्यान में रखना है। और एक रानी और आएगी जैसलमेर की धीरबाई, उनका नाम भी ध्यान में रखना होगा। आगे मैं बताऊंगा कहां क्या प्रसंग है वो। और 1543-44 में शेरशाह सूरी आक्रमण के लिए आता है। यह ऐसे घटनाक्रम है। अब यहां मैं उदय सिंह का कोई आपको पूरा डिटेल में वैसे खोल खोल के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये उदय सिंह के बारे में आपके सिलेबस में है भी नहीं। बस एक बीच में आ गया टॉपिक तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, पॉइंट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। बाकी कोई ज्यादा आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो 1543-44 में शेरशाह सूरी आक्रमण के लिए आता है, परंतु उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां भिजवा दी। ये शेरशाह आक्रमण के लिए आया था एक बार बीच में। उदय सिंह ने कहा यार अभी आफत कहां से आई है, और उदय सिंह को युद्ध करने का कोई शौक नहीं था। इसने कहा यार कहां से आफत आया, शेरशाह सूरी फालतू में। इसने दुर्ग की जो चाबियां थी वो उदय सिंह के इसके शेरशाह के पास में भिजवा दी। ले भाई तू चाबियां ले ले दुर्ग की, क्यों फालतू मुसीबत कर रहे हैं। शेरशाह ने कहा रहे यार ठीक है यार, मैं तो चलो ले जाओ यार, तुम तिल्ले वापस ले जाओ। ये उदय सिंह का बहुत समझदारी भरा हुआ निर्णय माना जाता है। अगर यहां ये नहीं होता तो फिर ये उदय सिंह के इसी समय ही तीसरा साका हो जाता, जो कि बाद में होगा अकबर के समय। वो फिर यही हो जाता, क्योंकि शेरशाह सूरी का सामना कौन करेगा भाई उस समय। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। शेरशाह ख्वास नामक अधिकारी नियुक्त कर जाता है, ये चाहिए मत ध्यान में रखना। जब यहां से वापस जाता है तो अपना एक अधिकारी छोड़ जाता है। 1557 में एक हरमाड़ा का युद्ध होता है उदय सिंह के बीच में, और यह हाजी खां पठान। अब हाजी खां पठान है, इसकी सहायता करता है मालदेव। तो अब वो एक घटनाक्रम था, एक लड़की से विवाह को लेकर के झगड़ा हो जाता है। दरअसल मालदेव उससे विवाह करना चाहता था। दरअसल वो मालदेव की साली थी एक, और पहले तो इसकी वाइफ जो एक आ चुकी थी, जैसे रानियां मालदेव की भी बहुत थी। लेकिन एक बार जब अपनी ये सासरे गया तो अपनी साली को इसने देखा मालदेव ने, और साली को देखते ही इसको साली पसंद आ गई। इसने अपने ससुर जी को बोला कि ये मुझे शादी करनी है इससे। ससुर जी कहे हुक्म क्या कर रहे हो, आपको एक तो दे दी बेटी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये पसंद आ गई, मुझे इससे शादी करनी है। अब उसने कहा यार बड़ा आदमी जोरदार है ये तो। वहां मैंने मालदेव आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहां सारी चीजें वो राजस्थान के इतिहास में, वो जब पूरा राजस्थान का इतिहास है। सेकंड ग्रेड में पूरा तो है नहीं, मालदेव आपके है भी नहीं सिलेबस में, सेकंड ग्रेड में नहीं है मालदेव। बड़ा जोरदार, मालदेव को भी पूरा समझाने में बहुत मजा आता है, पूरा शानदार टॉपिक है।
लेकिन अब यहां आपका इतना, तो फिर वो झगड़ा सा हो जाता है। वो क्या है, मालदेव वापस आ गया उसको धमकी देके। और जिस समय मालदेव होता है राजपुताना में, मारवाड़ में, उस समय मालदेव की टक्कर लेने वाला पूरा राजपुताना में कोई भी दूसरा शासक नहीं होता। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ना तो उदय सिंह है, ना ही कोई और। तो ये जो मालदेव होता है, दरअसल इसको साली पसंद आ गई, वापस आ गया धमकी देकर के। उस लड़की का जो पिता था, उसने क्या किया, दिमाग लगाया। और हालांकि वो कोई जो लड़की का पिता, वो वैसे तो था नहीं कोई राजा वाजा, कोई ठाकुर होते हैं, ठाकुर जागीरदार उस तरह से था। तो बहुत ज्यादा वैसे थी नहीं कि शक्तियां पास में। और वो, उसने अपनी बेटी का पूछा, यार इसका मैं किससे शादी करूं, ये फालतू बला टले। उसको याद है उदय सिंह। उदय सिंह को पूछता था, मेरी बेटी शादी कर लोगे? उदय सिंह, हाँ। शादी के लिए मना करता है कोई? कर लूंगा, पहले भी बहुत सारी की है शादियां। उदय सिंह ने भाई साहब बहुत शादियां की थी, कम से कम 21-22 का तो जिक्र आता है जिनसे। और संतानें भी खूब बताई जाती है, अलग अलग पुस्तकों में है। लगभग 75 से 80 उदय सिंह की संतानें बताई जाती है। अब अलग अलग किताबों में कितना सही है कितना गलत है, वो तो जिन्होंने लिखा है वो ही जाने। तो शादियां बहुत की थी उदय सिंह ने। तो मालदेव इस बात से गुस्सा हो गया उदय सिंह से, कहा यार तू मेरी सहायता से तू बना राणा, मैंने तेरे को राजा बनाया, उस बनवीर को मैंने ही भगाया, और तू बेटा आज मेरे वाली लेके उड़ गया, कोई मुझे पसंद आ गई तो। अब उदय सिंह, अब सॉरी बॉस, मैं क्या करूं, मेरे पास तो ऑफर आया था, और शादी के लिए कौन मना करता है। मालदेव ने कहा बेटा मौका आने दे, फिर मैं बताऊंगा। और मालदेव इतना नाराज हो गया था, इसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण तक कर दिया था इसने। मालदेव की कुछ स्वभावतः कमियां निकल के आती है। कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वभावतः कई कमियां व्यक्ति की देखने को मिलेगी वहां मालदेव की। इस बात को लेकर के कुंभलगढ़ पे आक्रमण कर दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। बाद में यह हाजी का पठान होता है। यहां भी एक नाचने गाने वाली गणिका थी, रंगराय। मतलब गणिका एक शुद्ध वर्ड है, आप वैसे ही समझ लो। ये सारे जाते थे इसके पास, रंगराय के पास। और उदय सिंह का कुछ जी जो है वो रंगराय पे ज्यादा ही था। तो इस रंगराय पे अधिकार को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाता है। और उदय सिंह का इस हाजी का पठान से जब होगा, तो मालदेव इसकी सहायता करेगा हाजी का पठान की। वहां उदय सिंह हार जाता है। तो मतलब किन किन चीजों को लेकर के मेवाड़ के राणा, इसलिए वो कर्नल जेम्स टोड अब इतना जोश में आ जाता है। वो इसीलिए लिखता है कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो सही रहता। अच्छा होता, होता ही नहीं है तो। अगर ये नहीं होता तो प्रताप कहां से होता भाई? प्रताप है तो उदय सिंह की संतान। 1559 के अंदर उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। ये एक अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छा काम है। पूरे राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर अगर कोई मुझे लगता है, सारे खूबसूरत शहर हैं, उदयपुर शहर बहुत ही प्यारा सा शहर है। पहाड़ियों से घिरा हुआ, इतनी हरियाली, पेड़ पौधे। तो आप कभी उदयपुर देखिएगा। उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1562 में मालवा के बाज बहादुर को शरण देता है। इस बात से अकबर नाराज होता है कि तूने बाज बहादुर को शरण कैसे दी। 1567-68 में, यानी वही 23 अक्टूबर को आक्रमण करेगा, 25 फरवरी को विजिट करेगा अकबर। किस किस के बीच में होता है? उदय सिंह और अकबर के बीच इसमें अकबर विजित होता है। और यहां पर मेवाड़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है। अब उदय सिंह यहां था नहीं, राणा है उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह यहां पर नहीं है। जयमल और फतेह दो वीर होते हैं, उनको ये दुर्ग सौंप के, और जो ये उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां हैं वहां चला जाता है उदय सिंह पूरे परिवार को लेकर के, ताकि मैं और वहां से कुछ अपना प्रयास करूं, जो भी करूं। लेकिन फिर पीछे 4 महीने तक दुर्ग को घेरे रखा अकबर ने, और फिर बाद में वो किले के द्वार खोल दिए जाते हैं। और बारूद वगैरह तो अब अकबर के पास में ये तो था ही। आपको मैंने जब बाबर का बताया था कि जब बाबर के पास ही था, तो अकबर के पास तो होना ही होना है। उदय सिंह परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल और फतेह के नेतृत्व में केसरिया होता है, और फतेह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। और मेवाड़ के 3 ही साके हैं, यही हैं। जयमल के पांव में अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली लगती है। अकबर के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, तो इसने संग्राम नामक गोली चलाई, ये जयमल के पांव में लग गई। तब घायल जयमल जी को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। तो अकबर ने भी जब यह दृश्य देखा, और कल्लाजी राठौड़ भी बहुत मजबूत थे, बहुत दमदार, वो जयमल जी को उन्होंने अपने कंधे पर बैठा लिया। तो 4 हाथ दिख रहे हैं, 2 तो कल्लाजी राठौड़ के और 2 जयमल जी के हैं। अकबर भी देख के हैरान रह गए, अरे राजपुताना में कैसे कैसे वीर हैं।
मतलब इतने जबरदस्त वीर पर वीर। तो कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। जब मैं कल्चर के अंदर आपको लोक देवी देवता पढ़ाऊंगा, वहां आपको बताऊंगा 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं, कल्लाजी राठौड़ को। कहां इनकी पीठ है, कहां पूजा होती है, कहां से थे, वो हर चीज हम पढ़ेंगे। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की और सोने के सिक्के चलाए। तो इस मैटर को केवल अपनी आंखों से निकालना जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में उदय सिंह वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन अब जब बीच में आया है और मेवाड़ का तीसरा साका होता है, तो थोड़ा जान लो इसको, कोई बुराई नहीं है आंखों से निकालने में। अब अकबर क्या है, इस दुर्ग को बहुत मुश्किल से जीत पाया था, तो वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने किले के जब द्वार वगैरह खुल गए, ये हार गए राजपूत, तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश दे दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था 1303 में। वो इतिहास पुनः दोहराया गया और अकबर ने कत्लेआम करवा दिया। दुर्ग के अंदर 30,000 आम जनता को तलवार से काट दिया गया। ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना बच्ची देखी, ना कोई बूढ़ी महिला देखी, और ना कोई गर्भवती महिला देखी कि ये गर्भवती महिला है, इसको हम तलवार से क्यों काटें। तो ये कत्लेआम करवाता है। आसफ खां को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब अबुल फजल ने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। अकबर ने जयमल और फतेह की आगरे के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। यह आगरे के किले के बाहर जो है उस पे हाथियों पे बैठे हुए 2 मूर्तियां बनवाता है। और बीकानेर के अंदर भी जो किला है जूनागढ़, तो जूनागढ़, क्योंकि मैंने तो राजस्थान के सारे किले देख रखे हैं, जूनागढ़ के अंदर जब आप एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद में एक गणेश जी का मंदिर आता है वहां, तो वो वहां लोग जाते हैं गणेश जी की पूजा करने। तो गणेश जी का मंदिर से जस्ट बाहर जो दोनों तरफ 2 हाथी बने हुए हैं बड़े बड़े, और उन पे 2 वीर योद्धाओं की फोटो है, और वहां ये लिखा हुआ भी नहीं है कि ये है किसकी, लेकिन वो ध्यान रखना वो किसकी है, वो जयमल और फतेह की है, वहां भी लगी हुई है, और आगरा के किले के बाहर ये है। तो ये ध्यान रखना इसको। गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, होली के दिन होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी 1572 को, यह मृत्यु कब होती है, 28 फरवरी 1572 को। तो जहां मृत्यु होगी वहीं छतरी बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है, गोगुंदा में। तो यह पॉइंट ध्यान में रख लेना। गोगुंदा कहां है, उदयपुर। 1568 में यह मेवाड़ का अंतिम शाखा था। यह सब संपन्न हो गया। बस उदय सिंह के बारे में इतना सा ध्यान में रख लेना, बाकी आगे आपको कोई ज्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उदय सिंह से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने पढ़ा दिया इसी में से आ जाएगा। आपके टॉपिक में है, आपके टॉपिक है महाराणा प्रताप। अब देखिए दरअसल होता क्या है, जो उदय सिंह है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी की जो 2 रानियां हैं, प्रमुख रूप से उनका नाम आपको बता दूं, एक तो जयवंता बाई है, और इसके बाद में जो है जैसलमेर की रानी, ये जैसलमेरी है, यहां की रानी थी धीरबाई। चूंकि जैसलमेर में भाटियों का शासन था, तो रानी भटियाणी भी कहते थे इनको। अब जयवंता बाई के पुत्र का नाम है प्रताप, और धीरबाई के पुत्र का नाम है जगमाल। उदय सिंह जी, अब चूंकि सबसे बड़ा पुत्र कौन है, महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी के जो सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, प्रताप। ये इनके सबसे पहले पुत्र हैं, बाकी आगे बाद के हैं, दूसरी रानियों से कई होते रहे। अब उदय सिंह जी पे ज्यादा प्रभाव किसका था, धीरबाई का। मतलब इसको मीठी मीठी बातें करने आती थी। और जयवंता बाई है, वो एक स्ट्रांग महिला थी, उसको ज्यादा लाग लपेट वाली बातें नहीं आती थी। शारीरिक रूप से भी जयवंता बाई इतनी स्ट्रांग थी कि कहते हैं कि जो भैंसा होता है, भैंसा एक तो होती है भैंस, और किसी ने भैंसा अगर देखा हो, बहुत शक्तिशाली होता है भैंसा, उस भैंसे से भिड़ गई थी जयवंता बाई, और उस भैंसे को मार गिराया था हाथों से पकड़ के। तो भाई साहब उसी जयवंता बाई की संतान है प्रताप, जो 80 किलो का भाला लेके युद्ध करते थे। तो प्रताप के अंदर जयवंता बाई के जो गुण थे वो थे, जयवंता बाई ने शुरू से ही प्रताप के अंदर वो चीजें भरी। उदय सिंह जी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं था प्रताप पे, इन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया कभी, लेकिन जयवंता बाई ने अपने पुत्र पर बहुत ध्यान दिया।
और जयवंता बाई के जो पिताजी थे अखीराज सोनग्रा जी, उन्होंने भी अपनी पुत्री का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। इसीलिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक संतान के ऊपर माता पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको क्या सिखाते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में सक्सेस होता है, उसमें 90% रोल उसके माता पिता का होता है, और वो असफल होता है तब कोई बात नहीं करता, उसमें भी 90% रोल उसके माता पिता का ही होता है। किस रूप में होता है, कहां होता है, इस पर आगे बातें करेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएगी। तो माता पिता देखिए, अब यहां मैं इन चीजों पे चर्चा करना नहीं चाहता, और ना ही जो विद्यार्थी है वो इन चीजों को समझता है। वो उसको लगता है कि नहीं नहीं सही है सही है, ऐसा नहीं होता है। एक तो माता पिता बनना और एक बेहतरीन माता पिता बनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक 15 साल का लड़का और एक 15-16 साल की लड़की, ये दोनों माता पिता बनने में सक्षम हैं। मतलब जो ही संतान उनके जन्म हो गई तो उनके अंदर कोई ईश्वरीय गुण आ गए क्या, या कोई देवी अवतार आ गया कि वो एक बेहतरीन पेरेंट्स बन गए। वो पेरेंट्स बनना और अच्छे पेरेंट्स बनना, इसमें रात और दिन का अंतर होता है। और बड़ा कड़वा सच है ये, बड़ा कड़वा सत्य है कि केवल मुश्किल से 10 से 15% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छे पेरेंट्स कहा जा सकता है, अच्छे पेरेंट्स। बाकी तो साहब 80-85% तो दुनिया चली रही है और ये ऐसी चलती रहेगी। अच्छे पेरेंट्स बनने में बहुत जोर आता है, पालन पोषण में बहुत जोर आता है। केवल 2 टाइम भोजन करा देना और स्कूल में पढ़ा करके अपनी फॉर्मेलिटी इतनी सीती करना, केवल यहीं तक माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा माता पिता की जिम्मेदारी बहुत है। उसको वैल्यूज क्या दिए हैं, उसको क्या मूल्य दिए हैं, उसको अपना समय आपने कैसा दिया है, उसके साथ क्या व्यवहार किया है, आपने उसको क्या चीज सिखाई है। तो शिवाजी महाराज पे किसका फर्क था, उनकी माता थी जीजाबाई। शिवाजी के भी जो पिताजी हैं उन्होंने अपने बेटे पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन माता ने ध्यान दिया और बहुत ध्यान दिया, तो ये कैसे वीर निकले। अगर जयवंता बाई ने भी बचपन से प्रताप के अंदर वो वीरों की कहानियां नहीं भरी होती, वो चीजें नहीं सिखाई होती, क्या आपको लगता है कि प्रताप के अंदर वो बचपन से चीजें, क्योंकि जो चीज बचपन में बैठ गई वो चीज निकलती नहीं है इंसान के दिमाग से। कई मूवीज ऐसी आती है कि किसी बच्चे के साथ बचपन में अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, वो बूढ़ा भी हो जाता है बच्चा, 70-80 साल का हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग से वो चीजें निकलती नहीं है। बच्चे का मन बहुत कच्चा होता है, आप उसको जो सिखाओगे, जैसा व्यवहार करोगे, वो बच्चे के अंदर वो चीज बैठ जाएगी, उसके निकलेगी नहीं। और शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने भी अपने बच्चे के अंदर बचपन से ही वो चीज भरी थी, तो उन्होंने पूरी जिंदगी औरंगजेब से संघर्ष किया था। तो अच्छे पेरेंट्स बनने में जनाब बहुत जोर आता है। बच्चे पैदा करना महान नहीं है, महानता नहीं है ये। बच्चा पैदा करने के बाद में क्या जिम्मेदारी निभाई है, वहां से शुरू होती है कि वो पेरेंट्स महान है या नहीं है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि बच्चे पैदा करने कोई महानता बना दिया जाता है। यहां पे बच्चे पैदा करो और महान बनो। आगे कोई जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, क्या जिम्मेदारियों के लिए कोई गाइडलाइन है देश के अंदर। राज्य चलाना होता है, देश की सरकार चलानी होती है, तो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं कि इसके अनुसार राज्य को नियम बनाने चाहिए। पेरेंट्स के लिए क्या नियम है, कोई नियम नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से पालन पोषण कर रहे हैं, और 90% लोग अपने बच्चों की जिंदगियां अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। अब किस रूप में कर रहे हैं, अगर ये मैं धीरे धीरे आगे चर्चाएं करूं, पत्ते दर पत्ते खोलूं, दूर तक बातें जाएगी। खैर छोड़िए इस बात को। तो आपके भी बच्चे हैं या आगे होंगे, तो कम से कम पहले अच्छे से चीजों को सर्च करना हर जगह कि बच्चों के साथ किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। केवल खाना देने को अपनी जिम्मेदारी मत समझ लेना। भूखा कोई नहीं मरता है, हर कोई अपना पेट भर लेता है। एक 5 साल का जो बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा, आप चाय पीने जाते हो थड़ी पे, वहां एक 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसको आप कहते हो छोटू चाय ला, पेट अपना वो भी भर लेता है। तो खाना देना ये कोई ज्यादा महान काम नहीं हो गया। ये जो सोच है, जो आम भारतीय पेरेंट्स की सोच है, मैं वो आपको बता रहा हूं। बहुत जोर आता है ऐसा पेरेंट्स बनने में। तो अब जयवंता बाई, प्रताप के अंदर वो बचपन से चीजें भरी, लेकिन जयवंता बाई को मीठी मीठी बातें नहीं आती थी। और आदमी को क्या चाहिए होती है, मीठी मीठी बातें चाहिए होती है। मेरे साथ मीठी मीठी बातें करें, कैसे हो हुक्म, आपकी मूछें देखो, आप क्या स्मार्ट हो, वाह
क्या आपके बाहुबल है, क्या आपकी भुजाओं में बल है। तो आदमी खुश होता है, बस मेरी तारीफ हो रही है। अरे तारीफ नहीं हो रही है, आगे कोई डिमांड आने वाली है। और वो डिमांड ये है कि एक दिन धीर भाई ने, अब चूंकि वो महीना कौन सा था, वैलेंटाइन डे वाला महीना, भाई 28 फरवरी को इनका देहांत हुआ उदय सिंह जी का। तो फरवरी वाला महीना कौन सा होता है, वैलेंटाइन डे वाला महीना होता है। कौन सी तारीख को आता है वैलेंटाइन डे, मुझे ढंग से तारीख तो याद नहीं है, पता नहीं 14 है या 15 है, शायद 14-15 में से कोई एक तारीख होगी वैलेंटाइन डे वाली। तो वैलेंटाइन डे वाला महीना था। धीर भाई ने पूछा, हुक्म, आपसे एक फरमाइश है मेरी। तो धीर भाई ने कहा कि इन उदय सिंह जी ने कहा, बताओ रानी सा, आप जानते हो हमारे प्यार की निशानी कौन है ना, जगमाल है ना। तो अगर आप मैं अपने प्यार की निशानी अपने बेटे जगमाल को, अपने प्यारे बेटे जगमाल को अगर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो तो। उदय सिंह जी ने कहा, क्यों तेरा दिमाग खराब हो गया, क्यों मरवा रही है तुम, वैसे ही मेरी बात लोग मानते नहीं है ज्यादा, अब तो ऊपर से ये उल्टी पुल्टी डिमांड और करवा रही है मेरे से। लेकिन प्रभाव धीर भाई का बहुत ज्यादा था और उदय सिंह भी मान गया कि ठीक है, जब हां कर दी उसने। अब देखिए, उदय सिंह को हां नहीं करनी चाहिए थी। भाई आपके बाद में उत्तराधिकारी जो है वो कौन है, प्रताप है, हक है प्रताप का, और आप किसी का हक छीन रहे हो। और योग्य तो है ही है, हक भी है। प्रताप जनता के बीच में लोकप्रिय बहुत था, जनता के बीच में बड़ा हुआ था प्रताप, जनता प्रताप को ही पसंद करती थी और हक भी प्रताप का है। उदय सिंह ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जगमाल को। और सबको जब पता चला, अरे यार ये कैसे कर दिया, लेकिन उदय सिंह जी ज्यादा जी नहीं पाए। 28 फरवरी को उदय सिंह जी का देहांत हो गया। अब सब लोगों में नाराजगी है। प्रताप के जो नानाजी हैं, अखेरा सोनगरार, कई जो हैं इधर जो ग्वालियर के राम सिंह जी, जो कई प्रताप को चाहने वाले थे, प्रताप को मानते थे कि इसका हक है। उदयपुर में गोगुंदा के अंदर जब इनका जो है ये क्या कहते हैं, अरे वो जब दाह संस्कार, तो जब उदय सिंह जी का दाह संस्कार हो रहा था तो सब लोगों ने ध्यान दिया कि यार ये जगमाल कैसे नहीं आया, ये तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा यहां पे। तो जगमाल, अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्ग है चित्तौड़, यहां पर अकबर का अधिकार हो चुका है तीसरे साके के बाद, है ना। मैंने अभी चित्तौड़ का, चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो चुका है 1568 से। तो चित्तौड़ को तो अब आप भूल ही जाओ। और ये प्रताप के भी कभी हाथ नहीं आया, जीते जी कभी भी चित्तौड़ नहीं मिला, ना उदय सिंह को मिला और ना ही महाराणा प्रताप को मिला। तो चित्तौड़ तो अब एक बार यहां से भूल ही जाओ आप, वो 1615 में जब संधि होगी तब वापस मिलेगा। तो इनकी मुख्य राजधानी समझ लो या शरण स्थली समझ लो। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन कहलाती है, कुंभलगढ़। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कुंभलगढ़ और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड, जो कि महाराणा प्रताप आगे भविष्य में बनाएंगे 1585 में। तो सबने ध्यान दिया कि यार ये महाराणा प्रताप तो आगे, प्रताप तो आगे, वो जगमाल दिखाई नहीं दे रहा। तब सबने कहा, उसको यह डर था कि सब लोग प्रताप को राजा बना देंगे, वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बैठा बैठा अपना राज्याभिषेक करवा रहा है। और सब लोगों में वही अचानक नाराज हुई, मन में दबी बात सबके बाहर आ गई कि छोड़ो इस जगमाल को, बाप यहां मरा पड़ा है और बेटा बेटा वहां राज्याभिषेक करवा रहा है। और सभी लोगों ने वहीं मिल करके और उसी स्थान पर गोगुंदा से लौटते समय प्रताप के वहीं राज्य तिलक कर दिया। फिर आगे जो औपचारिक समारोह होता है वो फिर आके कुंभलगढ़ में होता है। तो कई कहते हैं भाई प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था, या जो रास्ते, वो देखिए 2 बार है। हालांकि मेनली तो वो गोगुंदा में हो गया, वहीं वहां जो हो गया वो हो गया। कुंभलगढ़ में फिर आगे राज्याभिषेक समारोह मना गया था पूरा। और जगमाल जो है फिर वो नाराज हो जाता है, गया मेरे को बना के गए थे पापा, मम्मी कुछ करो ना, मम्मी का बेटा तेरा पापा तो गया, अब अपने क्या कर सकते हैं। तो जगमाल ने कहा मैं यहां पर नहीं बैठूंगा। तो कहां जाएगा, मैं अकबर के पास चला जाऊंगा। और ये अकबर के पास चला जाता है जगमाल। और महाराणा प्रताप का फिर 1572 के अंदर है वो राज्याभिषेक हो जाता है। तो 1572 से 1597 का कार्यकाल है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है नैन श्री खयात के अनुसार।
क्योंकि प्रताप के जन्म की जो डेट है उसको लेकर के भी कुछ अलग अलग है, लेकिन नैन सिर ख्यात वाली बात ज्यादा ठीक मानी जाती है, कुंभलगढ़ के बादल महल में। और मैंने वो बादल महल में देख के आया हूं। उस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो बादल महल है उस पे बेटों ने लोक लगा रखा था। मैंने बोला वहां, मैंने कहा इसको देखने तो दो कम से कम। नहीं साहब, इसके तो लोक लगा रहता है, इसको हम खोलते नहीं है। तो अंदर से वो कमरा मैं नहीं देख पाया, लोक था उसके, वो लोक ही रहता है वहां पे। तो कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। पिता जो है उदय सिंह जी और माता का नाम जयवंता बाई। राज्यभिषेक गोगुंदा में हो गया 28 फरवरी 1572 को, यानी जिस दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हुई उनका दाह संस्कार होता है उसी दिन ही गोगुंदा में हो जाता है। मैंने आपको घटनाक्रम बता दिया कैसे। राज्यभिषेक समारोह कहां मनाया जाता है? कुंभलगढ़ में। मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन है वो भी इस राज्यभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, चंद्रसेन भी पढ़ना है हमको। और अकबर की आंख के दो ही किरकिरी थी, एक तो प्रताप और दूसरा चंद्रसेन। यह क्वेश्चन पूछा गया है। और पत्नी का नाम था अजवदे पवार। हालांकि महाराणा प्रताप की भी 10-11 रानियां थी, लेकिन मेनली चूंकि अजवदे पवार का नाम आता है तो जो अमर सिंह की माता है, तो आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये विवाह राजनीतिक विवाह होते थे। भाई ये राजा है, इनकी संतान से विवाह हो गया, इनसे विवाह हो गया, तो ये क्यों रहता था? जब आपस में समधि बन जाते थे, थोड़ा मजबूत रहते थे कि भाई आपस में हमारी रिश्तेदारी है, तो एक दूसरे का मान सम्मान अधिक करते थे, आक्रमण आसानी से करते नहीं थे। आप वैसे मत समझ लेना किसी की 10-11 रानियां हैं तो काची इसको ब्याह का बहुत शौक था, हमारा तो एक ही नहीं हो रहा, और देखो इनके तो 10-10 11-11 होते थे। ये राजनीतिक विवाह होते थे। ये प्रताप के तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। तो कृष्णदास चुंडावत जो है, इन्होंने तलवार बांधी थी। और ये वही है सुलुम्बर के रावत जो मैंने आपको बताए थे, उसी चुंडा के वंशज जिसने अपना हक त्याग दिया था। तो कृष्णदास चुंडावत ने भी ये बात बोली थी वहां कि जब तक मैं तलवार नहीं बांधूंगा तब तक कैसे राजा बन जाएगा। वो उधर वो बैठा बैठा जगमाल कह रहा है कि मैं राजा बन गया। ऐसे कैसे बन गया? मैं जब तक बांधूंगा नहीं कैसे बन जाएगा? तो प्रताप को सभी पसंद करते थे। राजमहलों की क्रांति किसको कहते हैं? कि उदय सिंह द्वारा अपनी जैसलमेर की रानी भटियाणी यानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उत्तराधिकारी है ये, घोषित किया गया था, जबकि अधिकार प्रताप का था। और सरदारों के द्वारा प्रताप को बना दिया गया। तो मेवाड़ के इतिहास में पहली बार यह हुआ था कि राजा जिसको घोषित करके गया, राणा जिसको घोषित करके गया, लोगों ने उसके मरने के बाद किसी और को बना दिया। यह पहली बार हुआ था, इसलिए इसे राजमहलों की क्रांति कहते हैं। जगमाल नाराज होकर के अकबर के पास चला गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।